गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो लास्ट टाइम पे हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात किया था, जो कि प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करता है। आज हम देखेंगे डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। Demand schedule. A demand schedule is a tabular statement showing different quantities of a commodity demanded at different price during a given time of period. Let us take the case of a household whose monthly demand for potatoes and at a different price is as shown in the following hypothetical डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल होता क्या है? ये एक टैबुलर स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पे एक हम लोग टेबल से काम करते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी को दिखाते हैं, यानी किसी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी, यानी किसकी हम मात्रा को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, अलग अलग मात्रा में ले रहे हैं और डिफरेंट प्राइस पे, यानी अलग अलग प्राइस पे हम लोग अलग अलग कमोडिटी की क्वांटिटी को ले रहे हैं किसी एक गिवन टाइम पीरियड पे, यानी कि किसी एक समय पे हम जब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी को परचेज़ करते हैं, जो शो करते हैं, उसे हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। लेट अस टेक अ हाउस होल्ड। चलिए हम एक टेबल लेते हैं जहाँ पे हमने एक हाउस होल्ड को दिखाया है, यानी कि जो घर को संभालते हैं, घर की चीज़ों को पूरा करते हैं, तो उनकी मंथली डिमांड के बारे में हमने दिखाया है। और यहाँ पे मंथली डिमांड ऑफ पोटैटोज़ की बात की, यानी कि एक महीने में वो कितनी पोटैटो का डिमांड रखता है डिफरेंट प्राइस पे। तो आइए एक हम हाइपोथेटिकल डिमांड स्केड्यूल लेते हैं जहाँ पे हमारा दो कॉलम है। एक कॉलम है हमारा प्राइस ऑफ पोटैटोज़ पर केजी एंड क्वांटिटी डिमांडेड पर केजी। तो प्राइस ऑफ पोटैटो पहले जब 20 रुपीज़ का 1 किलो था तो वो 2 kg परचेज़ कर रहा था। जब 16 रुपीज़ किलो हो गया तो वो 2 kg ले रहा था, यानी 3 kg ले रहा था। मतलब जैसे हमारा प्राइस घटी तो उसने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। फिर जब हमारा प्राइस हुआ पोटैटो का 12 रुपीज़ पर केजी तो उसने अपने डिमांड को और बढ़ाकर 4 kg कर दिया। फिर जब हमारा प्राइस और कम होके 8 रुपीज़ पर केजी हो गया तो इसने अपनी डिमांड और बढ़ाकर 5 kg कर दिया। और जब सबसे कम हमारा हो गया प्राइस ऑफ पोटैटो की 4 रुपीज़ पर केजी तो उसने अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाकर 6 kg कर दिया, यानी कि 20 रुपये पर उसने अगर 2 किलो आलू लिए थे तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस कम होता गया और जब 4 रुपये पर केजी हो गया तो उसने 6 kg आलू को लिए। The above schedule shows that as price falls, quantity demanded rises. It need to be kept in the mind that change in quantity demanded is solely due to change in price of commodity itself, while factor other than price remain unchanged. क्या दिखा रहा है हमें ये टेबल कि जैसे जैसे हम अपने किसी कमोडिटी के प्राइस को फॉल कर रहे हैं, यानी कि प्राइस को घटा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड घट जाता है और प्राइस घटती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड कर्व। A demand curve is a graphical representation of a demand schedule. It shows the relationship between the price and the quantity demanded graphically, whereas demand schedule shown arithmetically. The above imaginary demand schedule has been reflected as demand curve. डिमांड कर्व क्या होता है? जो हमें डिमांड स्केड्यूल मिलता है वो हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रहता है। उस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करते हैं, यानी कि उस पूरे टेबल को जब हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये क्या दिखाता है? हमारा रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में थ्रू टू ग्राफ, यानी कि ग्राफ के हेल्प से हम लोग क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप को देखते हैं, जहाँ पे जो हमने वेरियस टाइप ऑफ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड लिया था, जो भी हमने स्केड्यूल बनाया था, उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं।
In this figure, the price is measured on y-axis and the quantity demanded on x-axis. After plotting and joining various points, we get DD as a demand curve. Every point on DD curve shows the quantity demanded at a particular price. For instance, a point B shows that the household will purchase 4 kg of potatoes at the price of 12 rupees per kg, whereas point C indicates demand for 5 kg. 8 rupees per kg. The demand curve is also known as price quantity demand curve since it denotes प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ग्राफिकली। तो आइए हम यहाँ पे टेबल देख रहे हैं जो कि हमारा शो कर रहा है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है, यानी कि जो कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसको कितनी क्वांटिटी में हम लोग उसकी कितनी क्वांटिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। फिर वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले दे रहा है कि जब हमारा प्राइस 20 रुपीज़ था तो हमने सबसे कम क्वांटिटी ली थी, यानी कि 2 kg लिया था। फिर जब हमारा प्राइस 16 हो गया तो हमने अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाकर 2 kg कर दी। इसी तरह से हम लोग ने अपने पूरे स्केड्यूल को यहाँ पे फिट कर दिया कि जैसे जैसे हमारा डिमांड प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा प्राइस घट रही है, वैसे वैसे हमारा डिमांड बढ़ रहा है। तो इसके हेल्प से देखिए आप हमें एक कर्व मिलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं DD, यानी कि डिमांड कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने डिमांड कर्व को शो करते हैं। जो भी नोटेशन है वो आपको नोटेशन की तरह लिखनी है, जैसे एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, और फिर हमारे जो वेरियस टाइप ऑफ प्राइजेज़ हैं उसको हम शो करेंगे, और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी है उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड शेप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड। जो आपका डिमांड कर्व है उसको हम दिखाएंगे, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। आप लोग ध्यान कीजिए, जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे तो उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही स्लोप देखा था जो कि हम डिमांड कर्व में देख रहे हैं। A demand curve generally slopes downward from left to right. It is called negatively sloped, which shows inverse relationship between price and quantity demanded. Main reasons behind this are the law of diminishing marginal utility, income effect, and substitution effect. A little reflection will show the demand curve of a commodity is nothing but the downward sloping portion of marginal utility curve of an individual for the commodity. Slope is change in the value of variable on x-axis divided by change in value of variable or x-axis. हमारा जो स्लोप है उसे हम नेगेटिवली स्लोप क्यों कहते हैं, पहले आप ये चीज़ को जान लीजिए। आप जैसा कि आप कर्व देख रहे हो वो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है लेफ़्ट से राइट होते हुए, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। स्लोप नेगेटिवली है, क्यों नेगेटिवली स्लोप तब होता है जब हमारा इन्वर्स रिलेशन, जब दो चीज़ों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ होती है जब साथ में बढ़ती हैं और साथ में घटती हैं। जब प्राइस बढ़ाने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस घटाने पर डिमांड घट जाती है तो वो हमारा पॉजिटिवली स्लोप होता है। बट यहाँ पे हमारे देखिए इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस बढ़ाने पर हमारा डिमांड घट रही है। तो इस वजह से सबसे मेन रीज़न यही है कि हम इसे निगेटिवली स्लोप कहते हैं। ठीक है, और कुछ रीज़न्स ये भी हैं, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है, इनकम इफ़ेक्ट भी हमारा यहीं पर वर्क करता है, और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी हमारा यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा मेन रीज़न है जहाँ पे हमने निगेटिवली स्लोप देखा है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इस तरीके से हम स्लोप ऑफ डिमांड भी अपना निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे।
मे बी मैं इस टॉपिक को स्किप भी कर सकती हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट वेरी यूज़फुल एज़ पर योर एग्जामिनेशन। तो लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग यूटिलिटी और इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मे बी कंसीडर करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लर्न ऑल दीज चैप्टर्स विच वी studied in previous classes. Okay.